नमस्कार, खबर असरदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। खबर छपाक फिल्म को लेकर है और इस फिल्म में अब सियासत का तड़का लग गया है। सरकार ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। एक तरफ बीजेपी फिल्म को टैक्स फ्री करने पर सवाल भी उठाने लगी है, वहीं कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ, जो कि छिंदवाड़ा से सांसद भी हैं, उन्होंने सीएम को टैक्स हटाने पर शुक्रिया कहा है। तो पहले देखते हैं कि आखिर फिल्म को लेकर सियासत क्यों गरमाई है। मध्य प्रदेश में छपाक फिल्म टैक्स फ्री हो गई है। सीएम कमलनाथ ने बाकायदा ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दीपिका पादुकोण अभिनीत इस फिल्म को लेकर सूबे में सियासत भी गर्मा गई है। कल रिलीज होने वाली फिल्म तब चर्चा में आ गई थी जब दीपिका जेएनयू पहुंच गई थी। हालांकि दीपिका जेएनयू में थोड़ी देर ही रहीं और बिना बोले वहां से चली गईं। लेकिन कहा यह गया कि छात्रों पर हुए हमले के विरोध में चल रहे प्रदर्शन को उन्होंने समर्थन दिया। दीपिका का जेएनयू जाना बीजेपी को रास नहीं आया। शायद यही वजह है कि इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष ने विवादित बयान दिया। क्या कहा वो सुनिए। कोई हीरो हीरोइन जाके अपना ये सब भाषणबाजी करें, उनके लिए उकसाएं, वो कहे मेरा समर्थन इनके साथ में। अरे जो पढ़ लिख रहे हैं उनको पढ़ने लिखने दो, उनको अपना काम करने दो। अब कोई हीरोइन जाके, अरे भाई हीरोइन को तो अपना डांस करना चाहिए बॉम्बे में बैठ के, वहाँ पे जेएनयू में क्यों जाना चाहिए उसको, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार के दर्जनों लोग हो गए हैं जो एक्टिविस्ट कहलाते हैं, आर्टिस्ट कहलाते हैं, जो भी हैं, वो ऐसी जगह जाके जहाँ सिर्फ पढ़ना एक ही ध्येय होना चाहिए लोगों का। राजनीति करना है तो राजनीति में आओ, चुनाव लड़ो। भार्गव यही नहीं रुके। फिल्म के टैक्स फ्री होने पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। ये इसका अर्थ ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार और दीपिका पादुकोण दोनों की विचारधारा एक दूसरे से मिलती है, वो है देश को टुकड़े टुकड़े करना। गोपाल भार्गव के इस बयान पर सीएम कमलनाथ ने पलटवार किया। उनका कहना था कि कोई कहीं भी देश में जा सकता है। सीएम ने दीपिका की हो रही आलोचना को भी गलत ठहराया। क्या लगता है, सही था उनका जाना सही था सर, जाना सही था, बिल्कुल सही था। मैं तो कहता जो जाए सही है। किसी को क्या अपने देश में किसी चीज की रोक होनी चाहिए? कोई कहा जाए तो उसकी आलोचना करते रहे। गोपाल भार्गव जी से पूछना चाहते हैं कि क्या वो हेमा मालिनी, जो कि फिल्मों में काम करती हैं, अभिनेत्री हैं, साथ ही स्मृति ईरानी जो कि खुद भी अभिनेत्री, क्या उनके लिए भी इसी शब्दों का उपयोग करेंगे केवल इसलिए कि दीपिका पादुकोण जेएनयू के समर्थन में खड़ी हुई थी? इस तरह की भाषा का उपयोग करना बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है, गोपाल भार्गव जी की ओछी मानसिकता को दर्शाता है, जिसका कड़े शब्दों में हम विरोध करते हैं। फिल्म छपाक चर्चा में आ गई है। एमपी में टैक्स फ्री होने से फिल्म दर्शकों के लिए सस्ती हो जाएगी, लेकिन सरकार को राजस्व का नुकसान होगा। हालांकि फिल्म एसिड अटैक सर्वाइवर पर है, ऐसे में भले फिल्म पर सियासत हो, दीपिका की मंशा पर सवाल उठें, लेकिन फिल्म ज्यादा लोगों तक पहुंचती है तो ये अच्छी बात होगी। भोपाल से मनोज राठौर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने पर बीजेपी ने जो सवाल खड़े किए उस पर हमला बोलते हुए सांसद नकुलनाथ ने लिखा है कि इस फैसले का विरोध करना बीजेपी की महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। फिल्म के टैक्स फ्री किए जाने पर छिंदवाड़ा सांसद ने सीएम का आभार भी जताया। तो प्रदेश में छपाक फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने पर सियासत तेज पर तेज होती जा रही है। बीजेपी कह रही है कि राजनीतिक कारणों की वजह से प्रदेश सरकार ने छपाक को टैक्स फ्री कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल के मुताबिक टैक्स से आए पैसों का इस्तेमाल तेजाब पीड़ितों के लिए किया जाता तो अच्छा होता। राजनीति और राजनीति है। ये मार्क्स मैकाले की शरण में गई हुई कांग्रेस की सरकार है। अगर ये पैसा आ जाता और ये तेजाब पीड़ित महिलाओं की मदद कर देते, उनको कानूनी सहायता देते, उनके आरोपियों को पकड़ने का जतन कर लेते, उनके इलाज में खर्च कर देते, उनको आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए खर्च कर देते, लेकिन चूंकि मामला राजनीति का है इसलिए इन्होंने टैक्स फ्री किया है।
और खरगोन में सीए और एनआरसी के विरोध में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के करीब 173 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने पद और बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सभी मुस्लिम पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिला बीजेपी का दफ्तर पहुंचे और बीजेपी के जिला कार्यालय मंत्री को सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। इससे स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव के पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। इस्तीफा देने वालों में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति सदस्य समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हैं। आज जो है भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के नेतृत्व तत्वाधान में हमारे जिले के पूरे समस्त पदाधिकारी, जो जिले के पदाधिकारी मंडल के हैं और पूरे जिले भर के कार्यकर्ता, करीब 173 लोगों ने मुझे इस्तीफा सौंपा था। मैं आज उनके साथ मिलकर करके जो है एनआरसी और सीए के खिलाफ भारतीय जनता और बीजेपी को एक और सीए पर लोगों को बीजेपी जागरूक करने के लिए जन जागरूकता अभियान चला रही है, तो दूसरी तरफ उसके ही नेता उसका साथ छोड़ जा रहे हैं, अपना पद छोड़ रहे हैं। खंडवा का भी मामला है, जहां पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जन जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई थी, लेकिन बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री अकरम खान ने सीए और एनआरसी के विरोध में अपना पद यहां छोड़ दिया। ये जो एनआरसी और सीए लागू किया गया है, इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो शरणार्थी है उसमें सिर्फ मुसलमानों को छोड़ के बाकी सबको नागरिकता देने की बात की गई है। हमारा सरकार से निवेदन था कि तुम देश के मुखिया हो, तुमको सबके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी भी समाज के साथ सबको एक नज़र से देखना चाहिए। जनता ने तुमको चुन के बिठाई है, इसलिए नहीं बिठाई है कि तुम लोगों से बदला लो। भाजपा का नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर अब नारा ऐसा हो गया सबका साथ, सबका विकास, मुसलमान का विनाश। मैं सज्जन को जाता नहीं, ये कोई ऐसा वो नहीं था कि हमने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करा था। हमने प्रेस के विज्ञप्ति के माध्यम से पूरे शहर वासियों को आमंत्रित करा था और स्वफुर्त होकर पूरे शहर के जिन जिन लोगों को हमने मतलब सभी को आमंत्रित करा था, सब अपने स्व प्रेरणा से यहाँ सभी लोग आए। क्या कारण है कि लोग एक एक करके पार्टी छोड़ते जा रहे हैं? नहीं, कोई पार्टी नहीं छोड़ रहा। भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। गुना में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। जिला अध्यक्ष दिलावर मंसूरी ने इस्तीफे की वजह सीए और एनआरसी बताई है और इस्तीफे का जो पत्र है वो भी वायरल हो रहा है। ये इस पत्र में सीए और एनआरसी का जिक्र किया गया है और इसी के चलते उन्होंने पार्टी को बाय बाय कह दिया। इधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा है कि वो राहुल गांधी को राहुल जिन्ना कहती रहेंगी। उमा भारती पन्ना में सीए पर आयोजित जन जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा ले रही थी। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवाल के जवाब में ये बात कही। सुनवाते हैं आपको उमा भारती ने क्या कहा है। वगैरह तो कांग्रेस का होता है, हमारा तो गंगाजल होता है। एनपीआर अलग है, एनआरसी अलग है, सीए अलग है। मैं उनको कहूँगी कि वो कम से कम देश के मामले में कॉकटेल ना बनाए। यहाँ गंगाजल आपने सोनिया गांधी की नागरिकता पर भी सवाल खड़े किए हैं क्या? मैंने नहीं खड़ा किया। आपने कहा है कि उनके पिताजी हत्या की, उसको सेना में दे। नहीं, मैंने ये भी नहीं कहा। मैंने तो कहा हमने किताबों में पढ़ा है। किताबें पढ़ा है? हाँ, जैसे सावरकर के बारे में कहा ना कांग्रेसियों ने, उन्होंने किताबों में पढ़ा। क्या क्या लिखा है किताबों में? हम आपको किताब का नाम बता देंगे। हाँ, क्योंकि जिन्ना ने विभाजनकारी बातें कही थी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कांग्रेस के नेता हमारे मोदी जी को रावण कहते हैं, गालियां देते हैं, नीच कहते हैं, तो उनको भी तैयार रहना चाहिए। सठे साठ्यम समाचरित। मुझे इसमें कोई मैं बात नहीं बदलूंगी। मैंने जिन्ना कहा, मैं आगे भी कहूंगी, कहती हूँ। छत्तीसगढ़ में चाय पर चर्चा के बाद बीजेपी अब भात पर चर्चा करने वाली है, यह कहना है पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का। अजय चंद्राकर ने कहा कि बीजेपी शुक्रवार से पंचायत चुनाव के लिए प्रचार शुरू करेगी। 27 जिला पंचायतों के लिए बीजेपी ने पैनल की घोषणा कर दी है। जनपद पंचायत के लिए भी जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी। धान खरीदी बीजेपी का मुख्य मुद्दा होगा, शराबबंदी भी मुद्दा होगा। अजय चंद्राकर ने कहा है कि बीजेपी भात पर चर्चा करेगी, ग्रामीणों के पास जाकर चर्चा की जाएगी। चंद्राकर ने प्रदेश सरकार पर 14वें वित्त आयोग का पैसा नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना में खर्च करने के आरोप भी लगाए। हमने एक कैंपेन लॉन्च किया है आज, जो कल से शुरू होगा प्रचार के साथ। भात पे बात। ग्रामीण विकास में क्या हो रहा है, धान खरीदी में क्या हो रहा है, शराबबंदी में क्या हो रहा है, निराश्रितों का पैसा 1000 क्यों नहीं हुआ,
विधवा बेसहारा लोगों का पेंशन क्यों नहीं बढ़ा? स्व सहायता समूहों के कर्ज अब तक माफ क्यों नहीं हुए? और जो निवेशक थे छोटे, उनके पैसे वापस क्यों नहीं है? वो उसके मुकदमे आज तक वापस क्यों नहीं हुए? ये सब छत्तीसगढ़ के गांव से जुड़ा हुआ विषय है। भारतीय जनता पार्टी पूरे 10,000 पंचायत और 20,000 गांव में भात पे चर्चा के नाम से इस विषय पर चर्चा करेगी। हमारे कार्यकर्ता लोगों के साथ बैठेंगे और एक एक विषय में लोगों को समझाएंगे। छत्तीसगढ़ की जनता में एक जन जागरण निरंतर इस विषय में चलेगा और भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ पंचायत। प्रदेश में कई जगहों पर आग लगने की घटना सामने आई। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं दो। पहली तस्वीर बुरहानपुर की, जहां पर एक मकान में भीषण आग लग गई, तो वहीं दूसरी तस्वीर झाबुआ की, जहां पर पिकअप वाहन में अचानक से आग लग गई। आग का कहर देखने को मिला। उसकी ये दो तस्वीरें देखिए। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। गांव की रहने वाली नाबालिग छात्रा ने गुप्ता पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। उसकी शिकायत पर रायपुर की राखी थाना पुलिस ने बुधवार देर रात ओपी गुप्ता को उसके घर से गिरफ्तार किया था। दरअसल पीड़ित छात्रा गुप्ता के आवास पर रहकर पढ़ाई के साथ घर का काम भी करती थी, लेकिन पिछले 2 साल से ओपी गुप्ता इसका शोषण कर रहा था। इस मामले में बीजेपी नेताओं ने जहां चुप्पी साध रखी है, वहीं रमन सिंह कह रहे हैं कि वो मामले की जानकारी ले रहे हैं, जबकि जेसीसीजे प्रवक्ता ने इस घटना की ही निंदा की है। क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। क्या आरोप सही है, गलत है? क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। क्या आरोप सही है, गलत है? शादी का प्रलोभन देके और मैं अपनी पत्नी बना के रखूंगा करके इसे लगातार इसको प्रलोभन देके इसका दैहिक शोषण किया। और अगर किसी को अगर बताओगे तो इसमें मारने पीटने की उसके द्वारा धमकी दी गई। इस पर से कल महिला थाना में आईपीसी की धारा 376, 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया, क्योंकि जो लड़की नाबालिग है उसमें 4-6 पॉस्को एक्ट के तहत भी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। देखिए, जो जानकारी आप दे रही हैं उसकी मुझे कतई जानकारी नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि न ही पार्टी को इसकी कोई जानकारी है, न ही वो पार्टी के कोई कार्यकर्ता के रूप का विषय है। तो कुल मिलाकर जो चीज़ें सामने आई हैं, मुझे लगता है कि वो अपने विषय को रखेंगे, लोग अपने विषय को रखेंगे और जो सत्यता है वो सामने आएगा, उसके आधार पर कार्रवाइयाँ होती हैं। जानकारी मिली है और इस संबंध में मैं पूरे तथ्यों की जानकारी लेने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि पूरी जानकारी जब तक मिलेगी नहीं तब तक अधिकृत रूप से मैं कोई बात कहने के नहीं कह पाऊँगा। मगर मैंने कहा है कि पूरी तथ्यों की जानकारी पुलिस से मिले और उनके परिवारों से। वो अब भाजपा का विषय नहीं है। आज भाजपा कार्यालय में भाजपा की प्रेस वार्ता है। सर, ये रमन सिंह की दुष्कर्म का मामला उसमें दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई है। देखिए, निजी सचिव के द्वारा किया गया है, तो इसमें निजी सचिव जो है वो खुद तो दोषी ही हैं, लेकिन एक समाज में भी एक कलंकित करने वाली घटना है ये। और इस तरह से जो मासूम बच्चियां हैं उनको जो है ऐसे घरों में जाने में डर लगेगा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के 3 आतंकियों को धर दबोचा है। ये आतंकी दिल्ली एनसीआर में हमले की फिराक में थे। इनकी गिरफ्तारी से दिल्ली पर से आतंकी हमले का खतरा फिलहाल टल गया है। दिल्ली में आईएसआईएस मॉड्यूल का खुलासा। पुलिस ने आईएसआईएस के 3 आतंकियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में हमले की फिराक में थे आतंकी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को गुरुवार की सुबह एक बड़ी कामयाबी तब हाथ लगी जब उसने एक मुठभेड़ में आईएसआईएस के 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। ये मुठभेड़ दिल्ली के वजीराबाद में हुई। मुठभेड़ में कई राउंड गोलियां फायर हुई और फिर आतंकियों को स्पेशल सेल ने पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन किस तरह से उसका वास्ता है, किस तरह से आतंकी संगठन के साथ में उसका संबंध है, इन मामले पर समझते हैं। डीसीपी प्रमोद कुशवाहा हमारे साथ में हैं। सर, किस तरह से इसके बारे में जानकारी मिली और कहां से गिरफ्तारी हुई? देखिए, आज सुबह स्पेशल सेल की टीम, जिसमें एसीपी ललित मोहन नेगी और इंस्पेक्टर एसीपी हृदय भूषण, ये लोग काफ़ी टाइम से एक ऑपरेशन पे काम कर रहे थे इस मॉड्यूल पे। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमारी टीम को मिली हुई थी और
आज मॉर्निंग अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग में इनको वजीराबाद ओल्ड ब्रिज के पास में एक एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद पकड़ा गया। पकड़े गए आतंकियों की पहचान ख्वाजा मोइनुद्दीन, सैयद नवाज और अब्दुल समद के रूप में हुई है और इसके पास से स्पेशल सेल ने हथियार भी बरामद किए हैं। गिरफ्त में आए तीनों आतंकी एक मर्डर केस में तमिलनाडु से फरार होकर नेपाल भाग गए थे और अब वो दिल्ली आकर बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। ये 3 लोग हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन, अब्दुल समद और नवाज। अगर आपको ध्यान हो तो पिछले कुछ दिनों से कुछ इस तरह के इनपुट मीडिया में भी आए हुए हैं जहाँ पर 3 लोग जो भागे हुए हैं तमिलनाडु से, एक मर्डर केस में अंदर थे, कंडीशनल बेल मिली हुई थी और बेल जम करके भागे हुए थे। ये करीबन 12-13 दिसंबर के आसपास भाग गए थे। भागने के बाद ये लोग नेपाल चले गए। ये 6 लोग भागे थे जिनमें से 3 लोग नेपाल चले गए और नेपाल से फिर ये कुछ दिन नेपाल में रहने के बाद ये दिल्ली में आए थे और ये NCR में या यूपी में कहीं कोई टेरर स्ट्राइक का प्लान बना रहे थे। दरअसल ख्वाजा मोइनुद्दीन और सैयद नवाज 2014 में हिंदू नेता सुरेश कुमार की हत्या में शामिल थे और ये एक और हिंदूवादी नेता पर जानलेवा हमला में शामिल थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन है, जैसा मैंने कहा, हाईली रेडिकलाइज्ड है। पहले भी ये अरेस्ट भी हो चुका है IS रिलेटेड ऑफेंसेस में और ये बाकी 2 जो हैं, सैयद नवाज जो है ये भी अरेस्ट हो चुका है। अगेन रेडिकलाइज्ड अटैक्स इसने किए हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि इसने सैयद नवाज जो है इसने 2 हिंदू लीडर्स पर अटैक किया था, सुरेश कुमार पर और एक गांधी पर। गांधी के बच गए थे, सुरेश कुमार जी की डेथ हो गई थी। ISIS से प्रभावित इन आतंकियों में जमकर कट्टरता भरी गई है और नेपाल से लौटे तीनों आतंकियों को विदेश में बैठे एक हैंडलर से हमले के निर्देश मिल रहे थे। ये निर्देश एक ऐप के जरिए मिल रहा था। अभी इनका क्या करना था इसके बारे में इनको एक फॉरेन बेस्ड हैंडलर से इंस्ट्रक्शन मिलना था। ये IS इंस्पायर्ड है। इसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन पहले भी IS रिलेटेड केसेस में अरेस्ट हो चुका है और हम समझते हैं इस अरेस्ट से एक टेरर स्ट्राइक अवर्ट हो गई है। ये आतंकी कहां हमला करने वाले थे ये तो फिलहाल साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी से कई सवाल उठ रहे हैं। क्या ISIS के निशाने पर गणतंत्र दिवस समारोह था? क्या आतंकी किसी बड़े नेता को निशाना बनाना चाहते थे? क्या ISIS के निशाने पर प्रदर्शनकारी थे या निशाने पर भीड़ भाड़ वाले इलाके या बाजार थे? फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में जुटी है और पता लगा रही है कि आखिर वो दिल्ली NCR में कहां हमले को अंजाम देने वाले थे। शंकर आनंद, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। और भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, विवादों में रिटायर्ड अधिकारी आ गए हैं। अशोक कुमार शिवहरे को हटाया गया। संभागीय पर्यवेक्षक अशोक शिवहरे थे और मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग ने इन्हें नियुक्त किया था। सरकार ने तत्काल प्रभाव से नियुक्ति को रद्द किया है और IAS SB सिंह अब उज्जैन के पर्यवेक्षक होंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का।